हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आपका पाठ 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं और हमारा नया चैप्टर है नंबर 1, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आज हम पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ 1 का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। चैप्टर के नाम से हमको पता चल रहा है कि भोजन और मानव स्वास्थ्य दोनों के बीच में बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। तो मनुष्य का स्वस्थ रहना, इस प्रकृति में मनुष्य का स्वस्थ रहना उसके सबसे पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा और तभी वो अपनी दिन भर की जो क्रियाएं हैं उनको संपन्न ठीक प्रकार से कर सकता है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि भोजन का मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकता है, भोजन कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए, हमारे भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं, वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार सहायक होती हैं। तो आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि पिछले चैप्टर में प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संतुलित भोजन का होना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। अगर हम प्रतिदिन संतुलित भोजन करते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ, चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं और हमारे पूरे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। अगर हमारा भोजन ठीक नहीं है तो हमारे शरीर की जो स्फूर्ति है वो घट जाती है और हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो पोषण वो आधार होता है मनुष्य के लिए जिससे उसकी समस्त शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। बिना पोषण के आपके शरीर की जो बहुत सारी टोटली प्रक्रियाएं बिना पोषण के संचालित नहीं हो सकती। जिस प्रकार से किसी इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर को चलाने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। आपका शरीर भी एक इंजन की भांति कार्य करता है। आप इसको अच्छा फ्यूल देंगे तो ये अच्छा काम करेगा और इसे गलत फ्यूल देंगे तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि भोजन पर ही हमारे शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं निर्भर करती हैं। अब देखो, हमारा जीवन पोषण आधारित होता है। हमारे पोषण में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? जो भी आप भोजन करते हो उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थ मौजूद हों और उस भोजन को अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर ठीक से कार्य करता है। तो वो कैसा भोजन होना चाहिए जिसमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन क्या होगा? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब सभी अवयव कौन से हैं? प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे लिए आवश्यक अवयव हैं भोजन में, जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये सब के सब हमारे भोजन में मौजूद हैं तो उस भोजन को क्या बोलेंगे? हम संतुलित भोजन बोलेंगे। और अगर इनमें से कोई सा भी आवश्यक पोषक पदार्थ हमारे भोजन में मौजूद नहीं होता है तो उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन की वजह से हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के वृद्धि और विकास को बुरी तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, तो हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्या हमको नुकसानदायक है, ये सारी चर्चाएं आप इस चैप्टर के अंदर करने वाले हो, क्योंकि ये भौतिक युग है और इस भौतिक युग के अंदर
आपको बाज़ार के अंदर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिल जाती हैं, तो उस बाज़ार में मिलने वाली जो खाने पीने की चीज़ें कम से कम हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उन्हें खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि किन चीज़ों को हम खा सकते हैं, किन चीज़ों को हम नहीं खा सकते हैं। तो इस पाठ में आपको ऐसी विभिन्न चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो आपको बाज़ार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और आप लोग उनको रोज़ाना बहुतायत में खाते भी हो, लेकिन उनके दुष्प्रभावों के बारे में, उनके जो दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने वाले होते हैं उनसे आप लोग अनजान हो। तो आप लोग इस बात को ध्यान देना। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हम किन किन चीज़ों को खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो हमें कैसी कैसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा आपका तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। हमें इन सारी चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। संतुलित भोजन आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपका जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकारों के रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है। इसलिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संतुलित एवं असंतुलित भोजन। संतुलित और असंतुलित भोजन क्या हो सकता है, इस चीज को हम सबसे पहले ध्यान देंगे। तो देखो, छोटी कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हो संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, और अगर भोजन संतुलित ना रहेगा तो वो असंतुलन हो जाएगा उसके अंदर, और असंतुलन हो जाएगा तो आपको क्या परेशानी हो जाएगी, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। किसके शिकार हो सकते हैं हम, कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा लिखते हैं संतुलित भोजन की, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव, कौन कौन से अवयव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि, और भी हो सकते हैं आदि, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं तो उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। और यदि भोजन में होने वाले आवश्यक अवयवों की कमी हो जाती है तो वह असंतुलित भोजन कहलाता है।
अगर भोजन के अंदर किसी भी आवश्यक अवयव की कमी हो जाएगी तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूं मैं, संतुलित भोजन हमारे शरीर हमें शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक होता है। किसी भी पोषक पदार्थ की कमी होने के लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई भी पोषक पदार्थ की कमी अगर तुम्हारे शरीर में हो जाएगी तो उसके लक्षण आपको दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे अगर विटामिन ए की कमी आपके भोजन के अंदर हो रही है तो आपकी आंखों के अंदर समस्या आ जाएगी, आपके होंठ फटने लग जाएंगे, आपकी त्वचा है उस पर नीले चकते धब्बे, कटी फटी सी स्किन हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी आ रही है तो बाल झड़ने लग जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी अगर आवश्यक पोषक पदार्थ की कोई कमी आपके शरीर के अंदर होती है, आपके भोजन के अंदर होती है, तो भोजन के द्वारा ही हम इन सारी चीज़ों की पूर्ति करते हैं और भोजन में इनकी कमी हो जाती है तो आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं अगर इनमें कमी आती है तो उसके जो लक्षण होंगे वो स्पष्ट आपके शरीर के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये संतुलित और असंतुलित भोजन की बात हमने की है। अब जब अगर संतुलित भोजन मिलता रहेगा तो शारीरिक वृद्धि ठीक से होती रहेगी, लेकिन भोजन जब असंतुलित हो जाएगा तो उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और ये मैंने एक शब्द बोला था आपको अभी, कुपोषण। अगर आप लगातार रूप से असंतुलित भोजन खाते रहते हो लंबे समय तक तो आप कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और कुपोषण के स्पष्ट लक्षण शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं किसकी? कुपोषण की। आखिर कुपोषण क्या होता है, इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? कुपोषण क्या होता है? तो देखो, किसी हमारे जो भोजन होता है उस भोजन के अंदर अगर किसी भी पोषक पदार्थ की कमी जब लंबे समय तक हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? कुपोषण कहेंगे। तो लिखेंगे, जब लंबे समय तक हमारे भोजन में एक या अधिक आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी लगातार बनी रहती है तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है।
अगर कोई भी पोषक पदार्थ की कमी लंबे समय तक आपके शरीर में, आपके भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक आवश्यक पोषक पदार्थों की कमी लगातार बनी रहती है, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम? कुपोषण कहेंगे। और उससे व्यक्ति क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और इसका शरीर कई प्रकार से, इसका जो प्रभाव होता है वो कई प्रकार से हमको देखने को मिलता है। आगे नोट करेंगे। कुपोषण का जो असर होता है वो शरीर पर कई प्रकार से दिखाई देता है। कैसे? कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के रूप में प्रकट होता है। या तो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे हम, या फिर मानसिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे। इस तरह से कुपोषण का प्रभाव हमारे ऊपर प्रकट होता है। अब देखो, अगर कोई भी आवश्यक पोषक पदार्थ है और वो आवश्यक पोषक पदार्थ आपको नहीं मिल रहा है, आवश्यक पोषक पदार्थों के बारे में आपने यहाँ पर नोट कर लिया है कौन कौन से हैं, और ये जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ हैं इनकी कमी से ही कुपोषण होता है और विभिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना? और कुपोषण का जो शिकार होते हैं वो अधिकांशतया कौन होते हैं? कुपोषण का शिकार अधिकांशतया बच्चे होते हैं। ठीक है ना? जब छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अधिकांशतया कुपोषण का शिकार होते हैं। और इसका कारण गरीबी हो सकता है, या फिर उनको कोई भी आवश्यक वो खाने पीने की वस्तुएं ठीक तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मुख्य रूप से तो गरीबी और अज्ञानता, ये 2 कारण होते हैं कुपोषण के। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं खानी है, जैसे आप हरी सब्जियां नहीं खा पाते हैं तो वो अज्ञानता है। और किसी के लिए गरीबी के कारण ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये कारण 2 मुख्य कारण माने गए हैं कुपोषण के, गरीबी और अज्ञानता, जो विकसित होते हुए बच्चों के लिए एक अभिशाप के रूप में प्रकट होती है। कुपोषण अगर किसी बच्चे को होता है तो आप उसके शरीर पर उसके लक्षणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैसे कई बार किसी बच्चे का पेट फूला हुआ दिखाई देगा आपको, कई बार उसका शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि उसकी हड्डी पसलियाँ दिखाई देने लगती हैं, आँखों की चमक चली जाती है, त्वचा पीली पीली सी हो जाती है, उनकी कटी फटी सी त्वचा हो जाती है, बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वो हमेशा रोता सा ही रहता है। तो इस तरह के जो ये लक्षण उन पर दिखाई देते हैं, ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी शिशु को, किसी बच्चे को इस तरह की परेशानियां हैं तो वो किस तरह से बड़ा होकर क्या विकास करेगा? क्या तो उसके शरीर का विकास होगा, क्या उसके मानसिक विकास होगा? तो ये बहुत मायने रखता है। अतः हमें इन सारी चीज़ों का विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं उनके हमारे भोजन में ना होने पर क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक पोषक पदार्थ लेंगे और उस पोषक पदार्थ की कमी से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है? तो आप इन परिभाषाओं को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं कुपोषण की, कि ये जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं इनके ना मिलने पर हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो मैं इनको मिटा रहा हूं और उसके बाद बात करते हैं हम कुपोषण में एक एक न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक पदार्थ है उस एक एक पोषक पदार्थ को हम लेते हैं और
उसकी कमी के दुष्प्रभाव और उससे होने वाले जो कोई रोग है उसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विटामिन की। किसकी बात करते हैं? विटामिन की। तो विटामिन कुपोषण से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन क्या होते हैं और विटामिन आपके शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो देखो विटामिन जो होते हैं यहाँ पर हम नोट कर रहा हूं, विटामिन कुपोषण हेडिंग डाल रहा हूं, प्रश्न यही हो जाएगा, विटामिन कुपोषण क्या है, विभिन्न प्रकार के विटामिन कौन से हैं और उनकी कमी के हमारे शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को लिखो। तो हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन भोजन, आप जो भोजन करते हो ना, उस भोजन में जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही छोटे से भाग में मौजूद होते हैं। विटामिन भोजन में सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि आपके खाने के अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ये विटामिन उपस्थित होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये कार्य की दृष्टि से मतलब शरीर में आवश्यकता की अगर दृष्टि से देखा जाए तो लेकिन कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी एक विटामिन की कमी, यदि किसी एक विटामिन की कमी भोजन में हो जाती है, अगर एक और विटामिन की कमी आपके भोजन में हो गई तो उसके स्पष्ट लक्षण नजर आने लगते हैं। अगर एक को विटामिन की कमी है तो उसके स्पष्ट लक्षण नजर आने लगते हैं। विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोग निम्न हैं। अब आप देखते हैं विटामिन कौन कौन सी हैं और उन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए आपको कहां से मिलता है? हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन ए जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। यहां पर नोट कर देंगे। इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब इस रोग के अंदर क्या होता है? इस रोग में व्यक्ति को
कम प्रकाश, अगर प्रकाश कम है या रात आ गई है उसमें दिखाई नहीं देता है। ये वही वाला रोग है जिसको बोलते हैं रचौंधा आना। जैसे बहुत से लोगों को रचौंधा आता है ना, जैसे थोड़ा सा शाम ढल गई, शाम के टाइम का समय है, सूरज डूब गया है, तो उस टाइम पर उनको दिखता नहीं है, अंधेरे में नहीं दिखता है, सुबह जल्दी जगा देंगे तो नहीं दिखता है। तो ये आँखों के अंदर जो ये समस्या उत्पन्न हुई है ये विटामिन ए की कमी से हुई है। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत जल्दी चश्मे लगे होते हैं, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है। उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि इन बच्चों को विटामिन ए युक्त भोजन नहीं दिया गया है। तो विटामिन ए युक्त भोजन कौन से होते हैं? विटामिन ए युक्त भोजन होते हैं हरी पत्तीदार सब्जियां। हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर अधिकांशतया विटामिन उपस्थित होती हैं, इसलिए वो आपके शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही अच्छा पोषक पदार्थ है। लेकिन वर्तमान युग में जो बच्चे होते हैं वो हरी सब्जियों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आवश्यक है शरीर को उसे ज़रूर मिलना चाहिए। अब दूसरी वाली विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। नीचे लिखा हूं मैं आप नाम, विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। इसकी कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में हृदय की धड़कन, जो हृदय की जो धड़कन होती है वो कम हो जाती है। हृदय की धड़कन कम हो जाती है, कम, तथा पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। तीसरी विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B2। विटामिन B2 और इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का भी लिख सकते हैं हम, रेटिनॉल। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से रोग होता है राइबोफ्लोविनोसिस। इसकी कमी से राइबोफ्लोविनोसिस, ये रोग का नाम है, राइबोफ्लोविनोसिस। रोग हो जाता है। इस रोग में
मुख व आपका जो मुंह होता है ना, मुंह के किनारे, ये वाले किनारे, मुख के किनारे व होठों की त्वचा फट जाती है। होठ फट जाएंगे, मुंह फट जाता है, त्वचा फट जाती है, ठीक है ना। और एक काम और होता है साथ में, क्या, याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्मृति कमजोर हो जाती है। दूध, अंडा, मांस, मछली, अन्य पौष्टिक पदार्थ, हरी सब्जियां, अंकुरित दाने जैसे चने की दाल, अंकुरित सोयाबीन की दाल, इन सब से इन विटामिन की पूर्ति होती है। चौथी विटामिन है विटामिन B3, विटामिन B3, और विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेग्रा। इसकी कमी से पेलेग्रा, ये पेलेग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। अब इस रोग में क्या होता है? इस रोग में मुंह तथा जीभ की जो त्वचा होती है, काका की जीभ व त्वचा, त्वचा व जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। आपकी जो त्वचा है, हाथ पैरों की, वहां पर पपड़ी सी पड़ जाएंगी। सर्दियों में होती है परेशानी ज्यादातर, और जीभ पर पपड़ी सी पड़ जाती है, यानी कि जीभ फट जाती है। अगली अगर बात करें विटामिन की 5 नंबर पे, तो विटामिन सी, पांचवी विटामिन कौन सी है? सी। और विटामिन सी को क्या बोलेंगे रासायनिक नाम के रूप में? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। देखो, इसकी कमी से कौन से रोगों को? स्कर्वी रोग होता है। इसमें दांतों व मसूड़ों से खून आने लगता है। दांत और मसूड़ों से खून आता है, ठीक है ना। और मुंह से बदबू भी आती है, मुंह से बदबू आती है। इसको बोलते हैं, जैसे थोड़ी सी चोट लग गई ना मुंह में, तो तुरंत मुंह से खून निकले हमें, इसको बोलते हैं पायरिया रोग। ज़्यादातर पायरिया के रूप में जानते हैं,
तो ये विटामिन सी की कमी तो होता है। विटामिन सी की पूर्ति कहाँ से होगी? खट्टे पदार्थों से। किसी भी प्रकार के खट्टे पदार्थ है, नींबू, आंवला, कैरी, ये जो खट्टे पदार्थ है, इन सब से विटामिन सी की पूर्ति होती है और विटामिन सी की कमी से ये स्कर्वी नाम का रोग होता है। अब अगले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसकी कमी से रिकेटस, रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है बताओ? हड्डियां कमजोर और भंगुर होने लगती हैं और घुटने मुड़कर पास पास आ जाते हैं। इससे हमारी हड्डियां कमजोर व भंगुर होने लगती हैं। कमजोर व भंगुर होने लगती हैं तथा घुटने, जो घोटो होंगे ना, वे घुटने मुड़कर पास पास आ जाते हैं। घुटने मुड़कर पास पास आ जाते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। विभिन्न प्रकार की जो विटामिन है जो आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की विटामिन्स जो आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, यहां से मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। हड्डियां कमजोर व भंगुर होने लगती हैं, ठीक है ना, कमजोर और भंगुर होने लगती है। इसके बाद आप इधर से देखिए, और घुटने मुड़कर पास पास आ जाते हैं, तो वो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है क्या? सूर्य का प्रकाश और दूध या दूध से बना कोई भी उत्पाद, जैसे दूध, छाछ, दही, घी, ये सब विटामिन डी के प्रचुर मात्रा में स्रोत हैं। और एक सूर्य से आने वाली जो धूप होती है वो भी विटामिन डी का एक बहुत ही प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। तो देखा होगा आपने, जो धूप में घूमने वाले जो लोग होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। और जो मोस्टली लोग छाया में रहते हैं या कमरों के अंदर एसी कूलर में जो रहते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और उनका जो शरीर होता है वो एकदम स्टील बॉडी होती है, ठीक है ना। तो सभी विटामिन को आप लोग क्रम वाइज देख सकते हैं और क्रम वाइज देखकर आपको मैं इनमें ये बता सकता हूँ कि विटामिन ए का नाम मैंने यहाँ पर आपको नोट नहीं किया है, लेकिन मैंने इसका नाम बताया था, रासायनिक नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखना, रेटिनॉल। इसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, विटामिन ए रासायनिक रूप से। तो देखो, विटामिन जो होते हैं वो भोजन में बहुत ही सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि बिना विटामिन के हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए कार्य की दृष्टि से इनको क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इनकी थोड़ी सी, कोई भी विटामिन की थोड़ी सी कमी हो जाती है तो उसके स्पष्ट लक्षण हमारे शरीर के ऊपर दिखाई देने
लग जाते हैं। अब देखो विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताया मैंने अभी आपको, रेटिनॉल। विटामिन ए जो कमी विटामिन होती है इसकी कमी से होता है रोग रतौंधी, और इस रोग में व्यक्ति को कम प्रकाश और रात्रि में दिखाई नहीं देता, कम प्रकाश या रात्रि में दिखाई नहीं देता है। और इस विटामिन की पूर्ति आप लोग हरी पत्तीदार सब्जी या अंकुरित अनाज के दानों से कर सकते हो। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से रोग जो होता है वो कौन सा है, बेरीबेरी। और इस रोग के अंदर क्या होगा, हमारे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, और स्मृति भी क्षीण होने लगती है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। और इस विटामिन की पूर्ति करने के लिए आप लोग वही हरी सब्जियां, अंडे, दूध, मांस, मछली, अंकुरित दाने, इन सब से इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तीसरी जो विटामिन है विटामिन B2, इसकी कमी, इसको बोलते हैं रासायनिक नाम के रूप में राइबोफ्लेविन। क्या है रासायनिक नाम इसका B2 का, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो विटामिन है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लोविनोसिस। रोग का नाम क्या हो गया, राइबोफ्लोविनोसिस। इस रोग में, ये जो रोग होता है इस रोग के अंदर क्या होता है, हमारा जो मुंह होता है, ये मुंह के किनारे, ये वाले किनारे और होठ, इन दोनों की त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई हवा लगने से फट गया। तो मेनली विटामिन बी की जो मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप से सर्दियों का जो मौसम होता है उस सर्दियों के मौसम में इस विटामिन बी की कमी आती है। तो आपने महसूस किया होगा कि सर्दी के मौसम में मुंह और होठ के किनारे जो होते हैं ये फटते हैं, त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, और आपकी त्वचा के ऊपर भी कुछ चकदरे से, कटी फटे से, पपड़ी सी हमको दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ जो सर्दी का जो मौसम होता है उसमें होती हैं। तो मुख्य रूप से उस टाइम पर विटामिन बी की कमी आती है। तो हमारे भोजन के रूप में हमको देखना चाहिए कि सर्दी के उस टाइम पर हम क्या भोजन करते हैं जिसमें विटामिन बी की कमी हो गई, और बाकी का जो मौसम होता है उसमें आप लोगों के अंदर ये सारी परेशानियाँ दिखाई नहीं देती। तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी विटामिन बी की प्रचुर मात्रा में पूर्ति है। ठीक है ना। फोर्थ विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B3, जिसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम है नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। और इसकी कमी से होता है पेलेग्रा नाम का रोग। और इस रोग के अंदर जो त्वचा होती है और जीभ होती है उसके ऊपर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा और जीभ के ऊपर पपड़ी सी पड़ जाती हैं। पांचवें विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है, स्कर्वी। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, दांत और जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून आने लगता है। कभी भी खून निकल सकता है आपके दांत और मसूड़ों से। आप आराम से बैठे हो या बातचीत कर रहे हो, अचानक उनके अंदर से खून आने लग जाता है और आपके मुंह से बदबू आने लगती है। तो ये क्या है, स्कर्वी रोग है। और ये विटामिन सी की कमी से हुआ है। और विटामिन सी की कमी की पूर्ति आप किस चीज़ से कर सकते हो, खट्टे पदार्थों को खाने से। जैसे नींबू, संतरा, आम, कैरी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनको खाइए, विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन सी का सबसे सस्ता, अच्छा और सुलभ जो स्रोत है वो है नींबू आपके पास। विटामिन सी आपके स्कर्वी रोग से तो आपको बचाता ही है, साथ में आपकी विभिन्न प्रकार की जो पाचन क्रियाएं हैं, पाचन क्रिया के जो वो विभिन्न स्तर हैं उन पर भी आपके शरीर के अंदर वो मदद करता है विटामिन सी के रूप में। और पाचक ग्रंथियों को एक्टिव रखने में भी वो हेल्प करता है। और तीसरा इसका प्रमुख काम होता है विटामिन सी का कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाती है। यानी कि अगर आपको पानी की चटकी लगी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो उसके बाद भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो उस टाइम पर ये जो विटामिन सी युक्त अगर कोई पदार्थ आप खा लेते हो, जैसे संतरा, नींबू या कोई खट्टा पदार्थ, तो उस टाइम पर आपको वो जो डिहाइड्रेशन की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है ना। तो विटामिन सी बहुत ही आवश्यक विटामिन होती है।
विटामिन डी, नेक्स्ट विटामिन कौन सी है? डी, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, और रिकेट्स जो रोग होता है उसके अंदर आपकी जो ये हड्डियाँ होती हैं, ये जो जॉइंट होते हैं, इनके अंदर आवाज़ आने लग जाती है, कट 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 इस तरह से आवाज़ आती है शरीर के प्रत्येक जॉइंट में से, और ये जो हड्डियाँ होती हैं भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब ईजी वे में, अगर थोड़ी सी चोट लगी तो ये पड़ाके से न टूट जाएगी, तो इस तरह से। और ये मुड़ने अब ऑटोमेटिकली मुड़ जाती हैं, जैसे घुटने आपके मुड़कर नज़दीक आ जाएंगे, तो आप उनसे जब चलोगे तो वो इस तरह से भिड़ते चलेंगे आपके। तो इस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आप लोगों को मुख्य रूप से आपके घर में क्या उपलब्ध है? दूध, और दूध से बना कोई भी उत्पाद, वो हमें विटामिन डी की पूर्ति करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। कैल्शियम युक्त, भाई आजकल सबसे ज़्यादा समस्या ये हड्डियों की यही तो होती है, जिसमें कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह खानी पड़ती है हमको। तो हमें अगर घर में दूध या दूध से बना कोई उत्पाद अगर प्राकृतिक रूप से हमारे पास है, तो हमें उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। और इसका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। दोपहरी का सूर्य का प्रकाश नहीं, सुबह शाम का जो प्रकाश होता है, यानी कि कम तीव्रता वाला प्रकाश सबसे उपयुक्त होता है। ऐसा नहीं होता कि आप तेज़ धूप निकल रही हो और उसमें खड़े हो जाएं कि मैं विटामिन डी ले रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। कम तीव्रता वाला जो प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो ये बच्चों आपने देखे थे, आपके शरीर के अंदर विभिन्न विटामिन जो पाए जाते हैं, उन विटामिन की कमी से क्या रोग हो सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती हैं। और एक चीज़ और हमेशा ये बहुत ही मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखना कि जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ मैंने यहाँ आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, इनमें से मैं अगर विटामिन की बात करूं तो ये विटामिन एक ऐसा आवश्यक पोषक पदार्थ है जिसका निर्माण आपका शरीर नहीं कर सकता। आपके शरीर का कोई भी अंग किसी भी प्रकार की विटामिन का निर्माण नहीं करता है। अगर हमको विटामिन की पूर्ति करनी है तो उसे सिर्फ और सिर्फ भोजन के द्वारा ही पूर्ति कर सकते हैं। हम भोजन के द्वारा ही विटामिन की पूर्ति करते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा भोजन कैसा है, उसमें हमारे लिए आवश्यक पोषक पदार्थ मौजूद हैं या नहीं है। अगर आपके भोजन में विटामिन्स नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो शरीर खुद ब खुद बढ़िया भोजन कर लिया, तुमने शरीर ने उस विटामिन्स को अंदर बना लिया, नहीं बना पाएगा। आपको जितने भी प्रकार की ये विटामिन दिखाई दे रही हैं, सब के सब विटामिन भोजन के रूप में बाहर से अंदर भेजनी पड़ती हैं। तो ये विटामिन कुपोषण की बात यहाँ पर की है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले पोषक पदार्थ में। अगला जो पोषक पदार्थ है, अगला पोषक पदार्थ आपके पास प्रोटीन हो सकता है। प्रोटीन की कमी से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं, और प्रोटीन की कमी के लक्षण हमारे शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है वो बच्चों पर होता है। प्रोटीन कुपोषण का प्रभाव बच्चों पर होता है। विटामिन कुपोषण का प्रभाव किसी भी उम्र के व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, लेकिन प्रोटीन कुपोषण का अधिकांशतः प्रभाव किसके ऊपर होगा? बच्चों के ऊपर। तो हम अगले वीडियो में प्रोटीन कुपोषण के बारे में चर्चा करेंगे, और प्रोटीन कुपोषण से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने वीडियोस को कंप्लीट करिए, नोट्स बनाकर पार्ट चैप्टर 2 को चेक करिए। जो दूसरा पार्ट है आपका उसको चेक करिए, उसमें से कोई चित्र आपका छूट नहीं गया हो, कोई नोट्स बनाने से आपसे रह नहीं गया हो, सारे के सारे नोट्स आपकी कॉपी में लिख दिए गए हों, चित्र बना दिए गए हों, तब आप अपना पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। और क्रम वाइज, टॉपिक वाइज आप उनके नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।